दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूजर मैनुअल जारी किया गया है कि यूपी टेट 2026 में ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। इस यूजर मैनुअल में जो डिटेल्स बताई गई हैं कि अगर आप कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तभी आप 82 नंबर पर क्वालिफाई माने जाएंगे कैटेगरी, और साथ ही साथ पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी 82 नंबर पर क्वालिफाई मान लिया गया है। लेकिन इसके लिए आपको संबंधित जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका डिटेल आपको आवेदन करते समय ही भरना है। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है और इशूइंग अथॉरिटी का नाम भी यहाँ पर सबमिट करना है। इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के डिटेल्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट अगर मेरे पास पहले से बना हुआ है तो क्या वो वैलिड हो जाएगा या फिर नया बनवाना पड़ेगा, और अगर पुराना वाला वैलिड है तो कितना पुराना यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और कौन सा जो बहुत पुराना हो चुका है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है आयोग के द्वारा और कितना पुराना आपका मान्य नहीं होगा। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा होगी फैक्ट और डेटा के साथ। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों में यूजर मैनुअल जारी किया गया है या फिर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पूरे नोटिफिकेशन में जब आप सर्च करेंगे कहीं पर भी आपको इसका जवाब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया कि कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। हाँ, एक कंबाइंड यूजर मैनुअल जारी किया गया, एक तो हिंदी वाला है, एक इंग्लिश वाला है और एक कंबाइंड जारी किया गया है। तो कंबाइंड वाले में थोड़ा सा आपको हिंट दिया गया है कि ये सारी चीजें कितनी पुरानी एक्सेप्टेबल है। चलिए दिखाता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूजर मैनुअल जो कंबाइंड वाला जारी किया गया है यूपी टेट 2026 के संबंध में, यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो रिजर्वेशन से संबंधित है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, मैं रिजर्वेशन वाले डिटेल पर लेकर के चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और इसी में हमें डेट के बारे में बताया गया है। देखिए, सेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर बाकायदा डेट के साथ मेंशन किया गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बना हुआ होना चाहिए और किस डेट से ये मान्य होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर 1 अप्रैल का भी बना हुआ है 2025 का तो वो एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अगर मैं 1 अप्रैल 2026 या फिर उसके बाद बनवाऊं तो क्या ये एक्सेप्टेबल है। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि लास्ट दिन तक का तो यहाँ पर अलाउ मान लिया गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 2024-25 का होगा। अब इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि अगर आप 1 अप्रैल 2026 को या फिर उसके बाद आवेदन करते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2025-26, और अगर अभी आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल होगा वो 2024-25। अब ये फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा कि आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर जा रही है या नहीं, या फिर जो भी एसेट्स के कंडीशंस हैं ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए क्या वो सारी एसेट्स इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास है या नहीं। अब इससे बहुत बड़ा अंतर हो जाता है इस फाइनेंशियल ईयर में और इस फाइनेंशियल ईयर में। मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है और आप बिजनेसमैन के बच्चे हैं, मान लीजिए लड़के हैं। ठीक है, उस कंडीशन में मान लेते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी सालाना इनकम 6 लाख हुई और इस फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं कि उनकी सालाना इनकम जो है वो 8 लाख है। तो इस फाइनेंशियल ईयर वाला चूंकि आप एलिजिबल हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लेते हैं 8 लाख या फिर इससे ऊपर हो गई, मान लेते हैं 10 लाख हो गई, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उस कंडीशन में इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए इशू नहीं किया जाएगा, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इनकम, यानी कि आप कभी भी बनवाएं, 1 अप्रैल 2026 के बाद भी बनवाते हैं तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर का बनवाना है, 2025
26 का नहीं बनवाना है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मेंशन ये किया गया है, यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर का और इस डेट से पहले और आवेदन इस डेट के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 2026 के बाद भी आप बनवा सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना देना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर ये वाला होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए कि ये इस फाइनेंशियल ईयर के इनकम के बेस पर है। ठीक है, चलिए, तो ईडब्ल्यूएस का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो इस डेट के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब आते हैं SC ST कैटेगरी पर। SC ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना क्यों ना हो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें उनके परिवार के सालाना इनकम का कोई भी रोल नहीं होता है। मतलब कि कोई एक SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट है, उनके परिवार की सालाना इनकम 1 करोड़ भी है तो भी वो SC ST का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, यानी कि उनके फादर या फिर उनके परिवार की सालाना इनकम कितना है उससे इनकम का कोई भी रोल नहीं होता है SC ST कास्ट सर्टिफिकेट पर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का कोई भी चर्चा नहीं होता है, और फाइनेंशियल ईयर का चर्चा नहीं होता है तो एक बार किसी कैंडिडेट की कास्ट सर्टिफिकेट अगर बन गया है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब उसका कास्ट तो कभी बदलेगा नहीं, लाइफ टाइम वो उसी जाति का रहने वाला है। इसलिए ये जनरली मान लिया जाता है कि SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एक बार बन गया है तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक राज्य के द्वारा लेटेस्ट आपसे मांगा जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ एक राज्य के द्वारा कई बार जो जातियां होती हैं उसको अपडेट किया जाता है, SC से निकाल करके OBC में डाल दिया जाता है या फिर OBC से निकाल करके SC में डाल दिया जाता है। तो इस वजह से लेटेस्ट आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस जाति को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अब OBC में चली गई हो या फिर SC से ST में चली गई हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर बहुत पुराना है आपका, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले का है और अगर डेटा में कुछ अपडेट हुआ है तो वो लेटेस्ट आपसे मांग सकते हैं। बाकी कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो सर्वर पर वेरीफाई हो जा रहा है, जो ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है, अगर उस पर वेरीफाई हो जा रहा है तो ये मान करके चलिए कि आपका SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, इनका कोई भी लफड़ा नहीं होता, इनका कितना भी पुराना रहे चल जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के पास पावर है कि वो आपसे लेटेस्ट वाला भी मांग सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार जातियों को इधर से उधर किया जाता है, OBC से SC में, SC से ST में, ST से OBC में डाला जाता है। इस वजह से लेटेस्ट वाला आपसे मांगा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये क्वेरी आता है कि क्या मैं सेंटर वाला अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, सेंटर वाला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, राज्य का अलग लिस्ट होता है और सेंटर का अलग लिस्ट होता है। जैसे कि एक जाति मैं बता रहा हूँ, जाट जो है वो यूपी में OBC में शायद काउंट होता है और सेंटर लेवल पर वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होता है। तो मान लेते हैं कि किसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट अपने राज्य में कैटेगरी में बिलोंग करता है लेकिन सेंटर में वो अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करता है, और या फिर इसका उल्टा मान लेते हैं कि राज्य में वो अनरिजर्व है और सेंटर में वो कैटेगरी में है। तो सेंटर से अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है तो बाकायदा वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन चूंकि ये स्टेट लेवल की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके आधार पर आप स्टेट लेवल के शिक्षक भर्ती में ही सम्मिलित हो सकते हैं, तो आपके स्टेट में चूंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में था और सेंटर में वो कैटेगरी में था, तो सेंटर के आधार पर आप स्टेट वाले में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। आप जिस लेवल की भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर जिस लेवल की एलिजिबिलिटी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उस स्टेट के जाति की लिस्ट में आपका जाति अनरिजर्व है या फिर कैटेगरी में है, वो कैसे पता चलेगा? स्टेट लिस्ट से ही पता चलेगा, और स्टेट लिस्ट के आधार पर ही कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला जारी होता है। तो सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर नहीं एक्सेप्टेबल है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि अगर मेरी जाति सेंटर में भी मान लेते हैं कोई OBC में और स्टेट में भी OBC में है, तो उस कंडीशन में क्या एक्सेप्टेबल है? देखिए, जनरली ऐसा देखा गया कि एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है कि आपको एक एफिडेविट मांग लें, हो सकता है आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलतियों को वो बहुत बड़ी बना देते हैं और आपके मन में उस समय टेंशन हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, बाकायदा अगर नियमों के अनुरूप मैं आपको बताऊं तो सेंटर का जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वहां आप स्टेट वाला नहीं लगा सकते, और जहां पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वहां पर आप सेंटर वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों की लिस्ट अलग अलग होती है। और क्यों अलग होती है इसके लिए मैं आपको रीजन बता चुका हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल का चाहिए? स्टेट लेवल का चाहिए। SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? कितना भी पुराना चलेगा, बस वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, SC ST का हो गया, EWS का हो गया। अब बात करते हैं OBC के लिए। OBC के लिए भी अगर आप इस यूजर मैनुअल में देखेंगे तो कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है।
लेकिन ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट जारी होता है वो 2 पॉइंट के आधार पर जारी होता है। एक तो आपकी जाति ओबीसी वाली लिस्ट में आनी चाहिए, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए लगातार 3 वर्षों में, या फिर यूँ कह लें कि 3 वर्षों के एवरेज जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर आपको ओबीसी में 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला, एक तो हो गया क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर उस कैंडिडेट को कहा जाएगा जिनकी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, और नॉन क्रीमी लेयर उन कैंडिडेट को कहा जाएगा जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से कम है। तो आरक्षण ओबीसी का लाभ उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके परिवार की सालाना इनकम लगातार 3 वर्षों में 8 लाख से कम होगी। जिनकी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा चली गई वो अब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और वो अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, यूआर की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, जनरल की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। मतलब ओबीसी रहते हुए भी चूंकि आप 8 लाख से ऊपर परिवार की सालाना इनकम है, इस वजह से ओबीसी का लाभ आप नहीं ले सकते। ओबीसी का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से नीचे है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब चूंकि यहां पर फाइनेंशियल कंडीशन अटैच है आपके सर्टिफिकेट से, इस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन जो होते हैं वो हर 1 साल बदल सकते हैं। इसी वजह से तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए लेटेस्ट आपसे मांगा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब रही हो और हो सकता है इस साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई हो, आप 8 लाख से ऊपर चले गए हो, तो उस कंडीशन में आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और यही सेम कंडीशन लागू होता है ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ कि चूंकि यहां पर फाइनेंशियल कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा अलग है। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर का आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा, लेकिन ओबीसी में क्या होता है कि लगातार 3 वर्षों का देखा गया है, लगातार 3 वर्षों का। इसी वजह से ये जनरल धारणा बन गई है कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड मान लिया जाता है, और जनरली राज्यों में ऐसा देखा भी गया है। लेकिन ओबीसी का भी सर्टिफिकेट अगर देखा जाए तो चूंकि ये फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पर है, इस वजह से ये भी 1 साल ही इसकी वैलिड होती है। कुछ एक राज्य में ये प्रावधान है कि आप इसको 3 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है या फिर एक एफिडेविट मांग सकते हैं आयोग आपसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी आपका जो इनकम है, परिवार की सालाना इनकम, वो 8 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। तो इन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये 3 साल तक जनरली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप पुलिस वाली भर्ती में देखेंगे तो वहां पर भी ओबीसी का लेटेस्ट वाला मांग रहे थे। ये चीज़ों को आपको समझना होगा, यूपी में भी। तो ये चूंकि शिक्षा विभाग की भर्ती है और यहाँ पर चूंकि कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए जनरली मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जनरली 3 साल के लिए वैलिड मान लिया जाता है, जब तक कि डेट ना मेंशन किया गया हो। चूंकि यहाँ पर ओबीसी के लिए नोटिफिकेशन में, यूजर मैनुअल में कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं किया गया कि किस दिन का जारी होना चाहिए या फिर किस दिन के बाद का जारी होना चाहिए, तो जनरली ये मान लिया जाता है कि 3 साल पुराना तक वैलिड है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी आएगा कि क्या 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनरली जो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि इनके परिवार की सालाना इनकम लगातार 3 वर्षों में 8 लाख से ऊपर नहीं गई है, तो उस लाइन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साल का यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस देखा जाता है। इस वजह से ये माना जाता है कि 3 साल, अगर 3 साल से पुराना भी है और ऑनलाइन अगर वेरीफाई हो जा रहा है तो चूंकि यहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया गया, इस वजह से उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेट ही नहीं मेंशन किया गया है, तो वहाँ पर आप उसको भी लगा सकते हैं अगर आवेदन करते समय डेट उस टाइम पीरियड के बीच में आ रहा हो तो, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेनू से आपको डेट भी सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि वो 3 साल से पुराना ले ही ना, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो पहले आवेदन के लिए पोर्टल खोलने दीजिए, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए क्लियर है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी के लिए कोई डेट मेंशन नहीं है, एससी एसटी के लिए कोई डेट होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल वीडियो को समराइज करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 2025 को या फिर इसके बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। एससी एसटी के लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं होता है, इसलिए इनका कितना भी पुराना क्यों ना हो, इनका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इनकम का कोई भी उसमें रोल नहीं है। ओबीसी में इनकम का रोल है, इस वजह से फाइनेंशियल ईयर यहां पर देखा जाता है, और चूंकि 3 सालों का इनकम यहां पर देखा जाता है, इसलिए जनरली ये मान लिया जाता है कि 3 साल तक इनका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि बार बार हमसे लेटेस्ट क्यों मांगा जाता है, क्योंकि एक बार जो जाति हमारी बन गई वो बदलेगी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, लेकिन ओबीसी के साथ आपका इनकम भी अटैच है, इसलिए इनकम चूंकि आपका बदल सकता है हर फाइनेंशियल ईयर में, इस वजह से आपसे लेटेस्ट मांगा जाता है। जबकि एससी
SC/ST में कोई भी इनकम का कैटेगरी, वहाँ इनकम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से वो मान लिया जाता है कि ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि SC/ST का जाति तो बदलेगा नहीं, लेकिन उसमें भी कई बार राज्य सरकारों के द्वारा लिस्ट को अपडेट कर दिया जाता है, इस वजह से आपसे लेटेस्ट मांग सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर मत रहिएगा कि एक बार बन गया तो वो जिंदगी भर चलेगा। हो सकता है कुछ अपडेट हो तो राज्य सरकार आपसे लेटेस्ट भी मांग सकती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल EWS का 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। OBC के लिए 3 साल तक एक्सेप्टेबल है, उससे पुराना भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और SC/ST के लिए तो ये कोई क्राइटेरिया होती नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन आपका वेरीफाई हो जाना चाहिए SC/ST और OBC वाला। उम्मीद करता हूँ अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।